बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल करेंगे 3.5। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके अटेंशन वाला टॉपिक पढ़े थे, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो आज हम उसी से रिलेटेड इसकी एग्जांपल है जो कि 3.5 है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। Two meshes 4 kg and 6 kg are attached to the ends of an extensible string which passes over a frictionless pulley। इसमें दो मैसेज हमारे पास गिवन है। M1 जो है वो 4 kg है और M2 जो है वो 6 kg है। इज़ मूविंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द मैस 4 kg इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जो 4 kg है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जो M2 है यानी कि 6 है वो हॉरिजॉन्टल है। अगर वो यहाँ पे ना भी बताते तो आपको ये यहाँ पे वो इसके ना बताएंगे कि कौन से वाला वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आपको खुद उसका पता होना चाहिए किस तरह से कि हमारे पास जो वैल्यू जिस मैथ की वैल्यू कम होती है, जो छोटा होता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और जो दूसरा वाला होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो सरफेस के ऊपर होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एंड टेंशन फाइंड करनी है। तो इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज़ इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2G। आपकी मर्ज़ी है पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है पहले टेंशन निकाल लें। तो हमने ये सेकंड वाला टॉपिक है, उससे रिलेटेड है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्टिकली है, दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी का सेकंड वाला टॉपिक का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो अप्लाई किया है और उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। M1 हमारे पास 4 है, M1 4 और M2 कितना है, 6 है, मल्टीप्लाई बाय G आपको पता है 10 होता है। तो इस 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। ये 10 इस 10 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। और एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, ms-2, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि kg और ये kg से कट हो जाएगा, बाकी ms-2 आ जाएगा। इस तरह से फिर हमने टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन का भी हम इसी टॉपिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, T इज़ इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2G, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका टेंशन का भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड द मोमेंटम, जो कि इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ जाता होता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। तो ये अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है, कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन किस तरह से है। तो हमने इसके लिए क्या कंसीडर करना है, हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मैस क्या होगा, m होगा, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, जो कि मूव कर रही है किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम तभी होगा जब बॉडी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, ठीक है। इसलिए हमने मूविंग बॉडी को कंसीडर किया है। लेट अ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी, हमने फिर फ़र्ज़ किया कि उसके ऊपर एक फ़ोर्स लग रही है जिसको हमने F का नाम दिया, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन A इन इट। और उसमें क्या चीज़, जिसकी वजह से, फोर्स की वजह से क्या चीज़ उसमें प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले vi थी, उसके बाद क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी vf कुछ टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम हमारे पास इस तरह से होगा, जब हमारे पास वेलोसिटी vi है तो मोमेंटम भी क्या होगा, pi, और जब हमारे पास वेलोसिटी vf है तो मोमेंटम भी क्या होगा, pf। बी द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, p इज़ इक्वल टू mv, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम दो तरह के हैं, एक इनिशियल मोमेंटम है और एक फाइनल मोमेंटम है। तो हम वो फॉर्मूला भी दोनों के लिए लिखेंगे। हमने लिखा पी आई इज़ इक्वल टू एम वी आई और पी एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ। अब यहाँ पे मैथ हमारे पास यानी एम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैथ जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैथ जब चेंज नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी आई इज़ इक्वल टू एम वी आई और पी एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ, यानी कि वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो रही है, मैथ चेंज नहीं हो रहा। और अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई और इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एफ हमारे पास किसके इक्वल है, एम वी एफ के, और पी आई किसके इक्वल है, एम वी आई के। तो एम वी एफ माइनस क्या हो गया, एम वी आई हो गया। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि है टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाइनल इनिशियल मोमेंटम और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम भी रिक्वायर होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने द रेट चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय, अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो क्या करेंगे, टाइम पे डिवाइड करेंगे, या हम इस तरह से कह सकते हैं डिवाइडेड बाय टाइम ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर भी हमने टाइम पे डिवाइड कर दिया और इधर भी टाइम पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो मैथ्स जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मैथ्स को कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बच गया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी जो है ये फार्मूला होता है, लेकिन किसका फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है।
तो क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, एक्सेलरेशन। तो हम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन ए लिख दिया। अब एम ए, अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो एम ए किसके इक्वल होता है, एफ के, ठीक है। तो हमने एम ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, एफ पुट कर दिया। इसका मतलब ये है कि फोर्स हमारे पास जो है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। तो इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। When a force acts on a body, जब एक बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तो बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो कि किसके इक्वल होता है, यानी कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है और इसके यूनिट जो है वो न्यूटन सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है वो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम जो है ये कवर हो गया। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है 3.6 है। अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg, हमारे पास मैस कितना गिवन है, 5 kg, इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द फोर्स, हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। अब हमारे पास बॉडी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। जब बॉडी स्टॉप होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना था, फोर्स फाइंड करनी थी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, एक तो हमारे पास एम वी आई वी एफ गिवन है और टी गिवन है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। अब पी एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम वी एफ के, पी आई किसके इक्वल होता है, एम वी आई के डिवाइडेड बाई टी। अब ये हमने ये किसके इक्वल है, एम वी एफ के। अगर यहाँ पे उन्होंने पी आई और पी एफ सेपरेट सेपरेट निकाले हुए हैं, अगर आप इस तरह से लेवल लेवल निकाल लेंगे तब भी ठीक होगा, लेकिन अगर आप ये 2 स्टेप ये वाले स्टेप नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहले फॉर्मूला पुट कर दें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कर दें कि एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी, और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर जो है वो 20 न्यूटन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का मेन टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन के बाद। तो ये हमने देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है, और इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन में इसको एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। इसके अलावा हम इसमें आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है क्या, तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अब एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब होता है कि बाहर से उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं, यानी कि हम खुद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, उसकी अपनी ही जो फोर्स हो वही होती है, वो उसके ऊपर हम उसके। तो इसमें हमारे पास आ गया एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या होती है, एक्ट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये तो आपको पता है कि मोमेंटम सिस्टम का जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैस एंड वेलोसिटी के ऊपर। अब मैस कैसे, मैस एंड वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें हमारे पास 2 ही चीज़ें आती हैं, मैस एंड वेलोसिटी, इसलिए हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो मैस और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इसका एमसीक्यूज भी बन जाता है, इंपॉर्टेंट है जो कि, ठीक है। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की मैंने आपको बता दी है एग्जांपल। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। अब मोमेंटम जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्या किया है, उसकी स्टेटमेंट दी है, यानी कि अगर उसका मोमेंटम की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है बैलून की। इसकी मैं रीडिंग नहीं करूँगी, वैसे आपको बता देती हूँ
कि वैसे आपने ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी एग्जांपल पढ़ी हुई है बैलून वाली, कि इसमें जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें पढ़ रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। कैसे कंजर्व रहता है, जब हम एक बैलून में जो है वो एयर को फिल करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके हम ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं। जब ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसमें जो एयर फिल की हुई होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। इस तरह से दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर बैलून जो है उसका मोमेंटम है तो उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए जो एयर है वो नीचे की तरफ मूव करती है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए दोनों का जो मोमेंटम होता है या दोनों का जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है और उसका मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक तो एग्जांपल इसकी ये हो गई। दूसरी इसकी एग्जांपल है स्फीयर्स वाली, ठीक है। अब स्फीयर्स वाली में क्या है, हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस क्या है, m2 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो m1 है उसका मैस छोटा है, जो m2 है उसका मैस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब जो m1 है इसकी वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया u1 का, और जो m2 है इसकी वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया u2 का। अब ये दोनों जो है ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी इनमें। कोलाइड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैस m1 है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये इससे जाके क्या करेगा, टकराएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों कोलाइड कर गए। कोलाइड करने के बाद दोबारा से इन्होंने अपनी जो मोशन है वो दोबारा कंटिन्यू कर ली, ठीक है। अब इनकी जो मैस तो चेंज नहीं होगा, मैस तो वही रहेगा, लेकिन इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, v1 और क्या हो जाएगा, v2। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इनका जो मोमेंटम पहले होता है कोलिजन के बाद भी इनका मोमेंटम क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हम देखते हैं, हमने कंसीडर किया आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हमारे पास टू स्फीयर्स हैं जिसका मैस m1 एंड m2 है और ये मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। इनिशियल वेलोसिटीज़ इनमें कौन सी हैं, टू वेलोसिटीज़ हैं, u1 एंड क्या आ जाएगा, u2, ठीक है। उसके बाद है u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2, यानी कि u1 की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और दूसरे का मैस ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो m1 की वेलोसिटी मैस कम है, वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। स्फीयर ऑफ मैस m1 अप्रोचेज द स्फीयर ऑफ मैस m2 एज दे मूव, जैसे वो मूव कर रहे हैं तो m1 जो है वो अप्रोच करेगा किसको, m2 को। तो हम लिखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है, इनिशियल मोमेंटम का मैस जो है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम m1 का जो इनिशियल मोमेंटम है वो मोमेंटम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो mv होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर पहले की बात करें मैस की तो m1 इजिकल टू m1 u1 आ जाएगा, क्योंकि हम वेलोसिटीज़ को यहाँ पे u से डिनोट कर रहे हैं। तो m1 u1 आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, और दूसरा जो m2 का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या आ जाएगा, m2 u2। अब अगर हम यहाँ पे इसकी हेडिंग दे सकते हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन यहाँ पे हेडिंग दे लें, उसके बाद ये इस तरह से लिख लें। अब ये हमारे पास दो मोमेंटम आ गए, दोनों ही इनिशियल मोमेंटम है, लेकिन एक बॉडी m1 का है, दूसरा किसका है, m2 का। अब अगर हम बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम देखते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, m1 p1 प्लस क्या आ जाएगा, p2, और p1 किसके इक्वल है, m1 u1 के प्लस m2 u2। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद क्या किया, m1 ने m2 को अप्रोच किया, उसको हिट किया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर m1 जो है वो m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो m2 क्या करेगा, वो भी m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिखना है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन में हमारे पास कौन सा मोमेंटम आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 इज इक्वल टू m1 v1। तो उसके बाद जो m2 का आ जाएगा वो आ जाएगा m2 v2। अब यहाँ पे हम v की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई थी, तो उसको हमने v1 और v2 का नाम दे दिया था। अब टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारे पास आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम देखते हैं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, m1 u1 और प्लस m2 u2। इस तरह से दूसरा क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरह से जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें इक्वेशन हमने इक्वेशन से प्रूफ कर दिया इसको कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसमें मोमेंटम जो है वो क्या रहा, कंजर्व रहा। उसके बाद हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इज़ एन इंपॉर्टेंट लॉ एंड हैज़ वास्ट एप्लीकेशन। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये हमने सेकंड एग्जांपल पढ़ी थी। अब इसकी थर्ड एग्जांपल जो है वो है गन एंड बुलेट वाली। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये होता है कि कभी आपने देखा होगा जब हम गन से फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो अगर आगे की तरफ मूव करती है तो गन एक झटके से पीछे की तरफ मूव करती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम हमारे हाथ में गन है, ठीक है, उसमें बुलेट भी है, हमने उसको पकड़ा हुआ है। अब गन और बुलेट दोनों किसमें है? रेस्ट में। उसका मोमेंटम कितना है? 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? गन को फायर करते हैं। जब गन को फायर करेंगे तो गन एक झटके से पीछे की तरफ मूव की, गन का मैस ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। और जो बुलेट है उसका मैस बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा। वो बहुत स्पीड के साथ क्या करेगी? आगे की तरफ मूव करेगी। अब उस टाइम भी इसका मोमेंटम क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बुलेट ने आगे की तरफ मूव किया, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, मैस कम था, ठीक है, और जो गन पीछे की तरफ रिकॉइल किया उसने, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम थी, उसका मैस ज़्यादा था, ठीक है। तो दोनों की अपोजिट मोशन ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया, और उसका मोमेंटम क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट बिफोर फायरिंग द गन, बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, ठीक है। दोनों गन एंड बुलेट जो हैं वो दोनों किस में रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? 0 रहेगा। एज द गन इज फायर्ड, जैसे हम गन को फायर करते हैं, बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम, तो बुलेट में क्या चीज़ आ जाएगी? मोमेंटम आ जाएगा। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन क्या करती है? रिकॉयल करती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गन एंड बुलेट का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? 0। कब? आफ्टर फायर्ड, ठीक है, फायरिंग के बाद उसका मोमेंटम क्या रहेगा? 0। लेट एम बी द मैस ऑफ द बुलेट, स्मॉल एम जो है वो मैस लिया बुलेट का और उसकी वेलोसिटी क्या ली? स्मॉल वी। ऑन फायरिंग द गन, कैपिटल एम बी द मैस ऑफ द गन एंड द कैपिटल वी बी द वेलोसिटी, और कैपिटल वी जो है वो क्या है? वेलोसिटी है। विद विच इट रिक्वायर्स, ठीक है, जिससे वो क्या करेगी? रिक्वायल करेगी, यानी कि एक झटके से पीछे की तरफ मूव करेगी। Thus the total momentum of the gun and the bullet after the gun is fired will be। अब उसके बाद टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो एम वी प्लस क्या आ जाएगा? एम वी, ये मैस और वेलोसिटी है गन की और ये मैस और वेलोसिटी है बुलेट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर आफ्टर फायरिंग और टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक है। तो आफ्टर बिफोर क्या थी? 0 थी, और आफ्टर M1 MV थी प्लस MV आ जाएगी। यहाँ से अगर हम कैपिटल V की वैल्यू निकालें तो M इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और ये माइनस जो है वो किसको शो कर रहा है? इनकी अपोजिशन को शो कर रहा है, यानी कि अगर MV की जो इसकी जो मोशन है वो इस बुलेट की मोशन के क्या होगी? अपोजिट होगी, और ये माइनस का साइन जो है वो इसकी अपोजिशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंस मैस ऑफ द गन इज़ मच लार्जर देन द बुलेट, देयर फॉर द रिक्वायर मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो गन का मैस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बुलेट की निस्बत, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम होती है बुलेट की वेलोसिटी की निस्बत। इस तरह से वो कहते हैं कि रॉकेट्स और जेट इंजन जो होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेज प्रोड्यूसेस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, द मशीन्स गेन एंड इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, दिस इनेबल देम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो गैसेस बर्न होती हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, और जो रॉकेट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पे भी इसका मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है। और इस तरह से इसकी 3.7 एग्जांपल है, ये आप लोग खुद करेंगे। इसमें हमने ये गन एंड बुलेट वाला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। इसको हम आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।